लेकिन हम आप लोगों को एक विश्लेषण बताने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कौन किस सीट से जीत रहा है। तो ये मामचंद जी हमारे साथ मौजूद है एडीडी न्यूज से, और आज जो है हम आप लोगों को पूरा विश्लेषण बताने जा रहे हैं किस विधानसभा से कौन जीत रहा है करनाल से। तो मामचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर आपका। और जो इलेक्शन है वो लगभग जो है निपट चुका है, और अब इंतजार जो है वो परिणाम की है कि किसके सर जो है वो ताज सजेगा और कौन मायूस होगा। ये इस समय बड़ी बात है नरेंद्र जी। और अगर आप देखें, आप घूमे हैं आप पूरे एरिया में, आपने भी कवर किया है और हमने भी कवर किया है, तो जब हम पूरा अगर बातचीत देखें, उसको सारी जितने बिंदु हैं सब पे अगर विचार करके देखें, तो किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का है वो हम थोड़ा थोड़ा सा आप सबसे साझा करेंगे, दर्शकों से साझा करेंगे। तो अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो वोटिंग परसेंट जो है वो कुछ विधानसभाओं में ऐसा हुआ है जो एकदम समझ से बाहर है, जिसके बारे में अगर हम बात करें, जिसे करनाल विधानसभा है, करनाल विधानसभा में केवल 52% वोटिंग परसेंट रहा है। तो इसका मतलब पूरी करनाल विधानसभा में जो है कहीं ना कहीं करनाल के वोटर कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है बाहर निकल कर नहीं आए। अगर पूरे करनाल की बात करें तो पूरे करनाल में 65% के आसपास जो है वो मतदान हुआ है। लेकिन अगर बात करें केवल करनाल विधानसभा की, अकेले करनाल विधानसभा की, तो उसमें सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा वो केवल 56% के आसपास रहा। शाम को 6 बजे के बाद तक, मतलब 6 बजे तक जो है वो 56% रहा है, जबकि दोपहर तक वो 40% से भी कम इतना बताया जा रहा था। तो अब आप विचार कर सकते हैं, एक खतरे की घंटी है, सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तो कैंडिडेट सरकार किसकी बन रही है ये एक, क्योंकि पहले जो है वो बीजेपी की सरकार थी, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कोई खतरे की घंटी है। हो सकता है लोग नाराज हैं उस कारण से वोटिंग के लिए ना निकले हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लोग ना चाहते हो, नया जो कैंडिडेट सामने आया उसको ना चाहते हो, और उन्होंने एक तरफा जो वोटिंग है या इस प्रकार से वोटिंग कर दी है कि हम आपसे नाराज, हम वोट ही नहीं देते हैं। तो कुछ भी हो सकता है उस मामले में। लेकिन जो ये कम आंकड़ा है केवल 56% का, ये डराने वाला आंकड़ा है। ये डर पैदा कर दिया है दोनों ही कैंडिडेट के मन में। अगर हम विश्लेषण की बात करें, अपने रुझान की बात करें, जो घूम करके हमने देखा है करनाल के अंदर, पूरी विधानसभा में हमने कवरेज किया है, और इसमें लगातार कवरेज में हम रहे हैं। जगमोहन आनंद जी का भी हमने कवर किया है, सुमिता सिंह जी का भी हमने कवर किया। तो अगर हम विश्लेषण करके देखें तो प्लस पॉइंट जो है वो कांग्रेस की तरफ मिलता हुआ, कहीं ना कहीं जो है वो वोटर का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ आप लोगों को जरूर नजर आया। हाँ, घूमते हुए हमने जो पाया, लोगों से जब हमने बात की है, तो उसका जो रुझान है, लोगों का जो पब्लिक का रुझान था, वो कांग्रेस की तरफ नजर आया। जब हमने बात जानने की कोशिश की तो कुछ लोगों का कहना था कि रोजगार में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है कागज डॉक्यूमेंटल जो कार्रवाई रही है कि उसमें भी ज्यादा उलझाया गया है। लोगों का कहना था कि जो आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, या पीपीपी है, मतलब परिवार पहचान पत्र है, या आधार कार्ड में करेक्शन है, लोग इन्हीं चीजों में उलझ कर रह गए। और लोगों ने दिहाड़ियां तोड़ तोड़ करके, नरेंद्र जी बता रहे थे लोग कि दिहाड़ियां खराब कर करके हमने वो डॉक्यूमेंट ठीक कराने का प्रयास किया, और उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होकर हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान रहे हैं, लोग परेशान नजर आए। उन्होंने बहुत बड़ा कारण इस चीज को बताया है। दूसरा एक बड़ा कारण मैं मानता हूं वो ये कि जो 10 साल, एक तो एंटी कमेंसी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार रहे, जैसे इस 10 साल से पहले हुड्डा की सरकार थी, वो भी 10 साल रही है, तो 10 साल बाद उनके खिलाफ भी एक एंटी कमेंसी शुरू हुई थी, जिसके कारण बीजेपी को लोग लेकर के आए थे, और अब फिर 10 साल बाद वही एंटी कमेंसी भी काम कर रही है, वो फैक्टर है। लेकिन लोगों ने मतलब कोशिश की थी, बीजेपी के लोगों ने बताने का, या एक प्रकार का ऐसा माहौल बनाने का कि एंटी कमेंसी बिल्कुल नहीं है, वोट केवल फूल पे डलेगा, किसी कैंडिडेट पे नहीं डलेगा, कैंडिडेट को ना देख करके। लेकिन ये जो वोटिंग परसेंट कम हुई है, ये इशारा कर रही है कि कैंडिडेट को बिल्कुल देखा गया है, काम को भी देखा गया, और उसके बाद जो है वोटिंग होती नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्लस जा रही है कांग्रेस की तरफ, ऐसा हमें लग रहा है। अगर हम अब इसके बाद करनाल के बाद हम बात करते हैं इंद्री की, इंद्री से अगर बात करते हैं तो इंद्री में क्या देखा गया? देखिए, इंद्री जो है एक कामोस और कश्यप,
दो जो है कैंडिडेट दो है और बिरादरियां भी दो है, और मुख्य रूप से यही जो है उसमें रही है फील्ड में, मतलब लड़ाई इन्हीं के कारण जो है रही है। अब उसमें जो बात करें हम, जैसे जाट समाज है, सरदार समाज है, जो सिख कौम है उनकी वोटिंग है, और एससी और बीसी जो ये वोट है ये प्रभावित कर रही थी रिजल्ट को, इन्हीं का वोट पड़ना था। तो अब इसमें अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो राम कुमार कश्यप, अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ ठीक भीड़ थी उनके कार्यक्रमों में, लेकिन एक एंटी कमेंसी होने के कारण, और एक और चीज जो पब्लिक की निकल के आई है पब्लिक में से, वो ये कि राम कुमार कश्यप को एक कमजोर एमएलए बताया गया। वे उनके कहने से थानों में एएसआई जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उन्होंने काम ही नहीं किए, काम नहीं किया, मतलब दबाव नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं वो प्रशासन के ऊपर पिछले 5 सालों में जो है वो दबाव नहीं बना पाए, और यही एक कारण है कि लोगों का जो रुझान है वो बदलाव का बना, कि अब की बारी बदलाव होगा। हालांकि लड़ाई जो है अभी कांटे की हो सकती है वहां पे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें तो लगभग 71% हुआ है वोट, और करनाल से लगभग 20% ज्यादा, लगभग 20% वोटिंग जो है ज्यादा हुई है इंद्री में। तो वैसे तो देखा जाए तो बदलाव की तरफ वोटिंग होती है इस तरह की, जब कहीं किसी एरिया में बदलाव होता है तो वहां पर ट्रम्प पर वोटिंग होती है। और ये विश्लेषण हमारा ही नहीं, बहुत सारे चैनल्स का, बहुत सारे जो राजनीतिक पॉलिटिक्स के एनालिसिस हैं उनके द्वारा भी दिया जाता है। जब बम्पर वोटिंग होती है तो हमेशा बदलाव देखा जाता है, तो यहाँ पर बदलाव किया। कहीं ना कहीं जो है कश्यप समाज, इसके अंदर इंद्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो कश्यप समाज जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहा था। वैसे बिल्कुल नजर आ रहा था, और हालांकि कैंडिडेट के बारे में लोगों ने चाहे जो मर्जी बोला, लेकिन कश्यप समाज ने अपने कैंडिडेट का साथ दिया है, खुलकर के साथ दिया है। और दूसरी बिरादरियों ने भी, जो बीजेपी की सपोर्टर थे, वो वोटिंग पूरी हुई है, और एकदम बढ़िया तरीके से जो है वोटिंग, बढ़िया तरीके से सपोर्ट भी उनको मिलती नजर आई है, जिस कारण से वो एक अच्छी फाइट में है। अगर जीत का और उसका हार का मार्जिन भी रहेगा तो बहुत कम रहेगा। इंद्री के अंदर अगर कोई सा भी कैंडिडेट जीत रहा है तो बहुत कम मार्जिन से जीत रहा है। और इसमें प्लस हम यहाँ भी कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि जो राकेश काम्बोज हैं वो इसमें प्लस दिखाई दिए हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स ये भी रहे कि जैसे वो बीमार थे पिछले दिनों, जैसे उनके परिवार में उनका बेटा भी चला गया था, उनकी दुर्घटना में जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो वो कई चीजें ऐसी थी जो प्रभावित कर रही थी वोटरों को, उनके दिमाग पे असर डाल रही थी कि अब की बारी जो है थोड़ा सा सहानुभूति का भी जो एक फैक्टर बना उभर के आया। और अभी जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो उसी समय राकेश काम्बोज बीमार भी हो गए थे, कई दिन आईसीयू में रहे हैं, और उसके पीछे उनकी बेटी ने जो है कमान संभाली। तो एक ये भी फैक्टर जो है वो पॉजिटिव जो है वो को करके शायद गया है, जिस कारण से प्लस जो है कांग्रेस को हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसी में भी हमें कांग्रेस की तरफ जो है रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर हम घरौंडा की बात करें तो घरौंडा में आप लोगों ने क्या नजर आया, क्योंकि पूरा लोगों से बातचीत की तो उसके बाद क्या नजर आया? देखिए, घरौंडा जो है इंद्री के तरीके से ही वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। वहां पर 72% के आसपास वोटिंग हुई है, और 72% वोटिंग मतलब बम्पर वोटिंग, और फिर वही बदलाव। और इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम गांव दर गांव हमने कवरेज किया है, घूमे हैं, और काम को भी देखा है, जो पूर्व विधायक है उनके काम को भी देखा है, और जो नए विधायक अब बनने वाले हैं या बनेंगे, कोई भी जैसे हरविंद्र कल्याण बनते हैं, दूसरे बनते हैं, अपने राठौर जी बनते हैं। लेकिन जब हमने बदलाव का जब एक पॉइंट पकड़ा, वहां पर उसको समझा, तो हमें लगा कि वास्तव में यहाँ पर जो है कुछ न कुछ बदलाव होने वाला। और अब की बारी जो घरौंडा की पब्लिक है, घरौंडा की जो जनता है, वो राठौर की तरफ झुकाव जो है उनका होता नजर आया। यमुना बेल्ट जो है मुख्य रूप से, यमुना बेल्ट में हरविंदर कल्याण बिल्कुल कमजोर दिखे अब की बारी। पिछली बारी का जो चुनाव था हमने देखा है वो भी, तो उसमें यमुना बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ रही है हरविंदर कल्याण जी की। लेकिन अब की बारी जो ये यमुना बेल्ट है पूरी की पूरी उनसे रूठी हुई नजर आई है एक तरीके से। योगी जी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह राठौर जो है वो चौथा चुनाव लड़ रहे हैं अपना। 3 बार जो है वो कहीं ना कहीं, 2 बार वो हार चुके हैं, 1 बार उन्होंने किसी को टिकट दिलाया था, वो भी हार गए थे, लेकिन चौथा चुनाव जो है वो वीरेंद्र सिंह राठौर का। क्या वीरेंद्र सिंह राठौर अब की बार जीत रहे हैं? देखिए,
ये भी एक ऐसा बिंदु बना, चर्चा का विषय बना, और लोगों में इस बिंदु ने भी सहानुभूति शायद पैदा की है। और जिस कारण से, क्योंकि राठौड़ को हमने जगह जगह ये कहते सुना है, सभाओं में उनके द्वारा बोला भी गया है कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब मुझे एक ज्वाइनिंग लेटर दिलवा दीजिए। पब्लिक को उन्होंने अपील करी है बार बार। तो लग रहा है कि पब्लिक जो है आपकी बार उनको ज्वाइनिंग लेटर दे करके ही मानेगी, क्योंकि जिस प्रकार से यमुना बेल्ट में एक लहर उठी है राठौड़ के नाम की कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो वो एक बहुत बड़ी लीड जो है वो दे सकती है। और घरोंडा हल्के में भी हम एक तरीके से प्लस कह सकते हैं, कांग्रेस को प्लस माना जा रहा है। कांग्रेस को प्लस माना, ये हमारे आंकड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल आंकड़ों के अनुसार, ये हमारे निजी आंकड़े हैं, निजी आंकड़े हैं। हमने शोध किया है, लोगों से फोन पे चर्चा करी है, घूम करके, जैसे हम कवरेज करते थे उस समय में हम लगातार पब्लिक चीजें कर लेते हैं। अब असंध की, जी, असंध में क्या चल रहा है? बात असंध की करें तो असंध में जो पूर्व विधायक हैं गोगी, उनकी पकड़ मजबूत नजर आई है। और देखिए, कैंडिडेट के तौर पर अगर हम देखें तो 2 कैंडिडेट जो है राजपूत समाज से आ गए हैं, गोपाल दास राणा और दूसरी तरफ से योगेंद्र राणा। अब योगेंद्र राणा बीजेपी की सीट पे, और उनको जो है बसपा और इनेलो की सीट मिली गठबंधन की। तो दोनों की जो वोटें आपस में बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि योगेंद्र राणा के साथ पार्टी का वोट सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन फिर भी जो मजबूती है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर सिख समुदाय जो है ज्यादा है, सिख वोट जो है वो ज्यादा है, उनका वोट परसेंट ज्यादा होने की वजह से गोगी जो है उनसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस में कांग्रेस का जो वोट है वो भी उनको सपोर्ट करता है गोगी को, तो उनका जो प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। जिले राम शर्मा कितनी वोट ले जाएगा? सर देखो, आंकड़े तो नहीं, एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन जिलेराम शर्मा जी अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाएंगे जरूर, क्योंकि असंध विधानसभा में पिछली बारी जब वो विधायक बने, जो आजाद थे तब विधायक बन गए थे, तो वो भी एक अच्छी प्रेजेंस जो है अपनी असंध विधानसभा में दिखाएंगे। अगर कुल मिलाकर के बात की जाए नरेंद्र जी असंध विधानसभा की, तो वो कांग्रेस की तरफ जो है प्लस हमें दिखाई दे रहा है। चलो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीलोखेड़ी की। नीलोखेड़ी में क्या रहने वाला है? सर नीलोखेड़ी में जो है कबीरपंथी और जो धर्मपाल गोंदर है, फाइट है दोनों के बीच में। इनमें जो सिटी का एरिया है वहां पर पकड़ कबीरपंथी की बहुत ज्यादा है, और इधर जो ग्रामीण एरिया है उसमें धर्मपाल गोंदर जी जो अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। उसमें जो एक समस्या जो पैदा होती है दोनों में, कि जो धर्मपाल जो गोंदर हैं उनकी जो वोट परसेंट है वो घटता हुआ नजर आता है। केवल किस कारण से? क्योंकि जो आजाद कैंडिडेट हैं वो उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि आजाद जो कैंडिडेट है उनकी जो वोटिंग परसेंट रहेगा वो जो प्लस होगा उनकी तरफ, आजाद कैंडिडेट की तरफ, वो माइनस होगा धर्मपाल गोंदर की वोट से, उनके वोट परसेंट से माइनस होकर के उसमें जुड़ेगा। तो बीजेपी जो है वहां पर प्लस हमें नजर आ रही है नीलोखेड़ी के अंदर। कबीरपंथी जो है वो शायद संभावना है कि सीट निकाले। तो कहीं ना कहीं करनाल से आप लोगों को पूरा ऑल ओवर करनाल अगर देखा जाए, क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्र करनाल के अंदर पड़ते हैं, 4 अंक का आंकड़ा रहने वाला है। जी बिल्कुल, संभावना यही है, और 4 अंक का आंकड़ा रह सकता है। बाकी रिजल्ट जो है कल आएंगे दोस्तों, वो बताएंगे आपको, वो आप सबके सामने होंगे। ये जो हमने शोध प्रकट किया, दिखाया है आपको, बताया आपको, तो ये केवल हमारा शोध है, ये निजी आंकड़ों के आधार पर हमारा जो एक एनालिसिस हमने की है वो उसके आधार पर हमने आपको बताया है। तो कल जो रिजल्ट होगा, फाइनल जो रिजल्ट है वो कल आपके सबके सामने होगा, उसको भी हम लगातार लाइव दिखाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ। ओवरऑल सर, ओवरऑल क्या आने वाला है? ओवरऑल बात ओवरऑल की करें नरेंद्र जी, तो पूरा हरियाणा जो है इस समय, उसमें जो सीटों की अगर बात करें, एग्जिट पोल तो बहुत सारे आ चुके हैं, आप सभी के सामने हैं। तो हमारा जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो भी जो है कांग्रेस की तरफ जो इशारा करेगा। लगभग 49 से 48 से 53 के आसपास लगभग जो सीटें हैं वो रहेंगी कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी की तरफ जो है 28 से 33 के आसपास सीटें जो है बीजेपी को आ सकती हैं। और बात करें गठबंधन की, इनेलो और बसपा की गठबंधन की, तो उनकी 5 से 6 सीटें आएंगी, लगभग 5 से 6 सीट जी। और आजाद की अगर बात करें तो 2 सीट के आसपास आ सकती हैं आजाद उसकी, और 1 सीट जो है वो जजपा भी ले सकती है। तो इस प्रकार का जो रुझान आ रहा है इस समय, और सरकार जो है कांग्रेस की बनती नजर आ रही है हरियाणा के अंदर। तो आप सभी से अपील रही कि इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। कल
ताजा अपडेट्स लेकर के हम जरूर पहुंचेंगे। हर एक पल पल की जो अपडेट हम आपको देंगे, कौन जीतेगा, कौन बढ़त बनाएगा, कहां पर किसकी क्या बढ़त रही है, बने रहिएगा हमारे साथ। और लगातार जो हमारे दोनों के चैनल्स हैं, एडीडी न्यूज लाइव और केबीएन न्यूज 24, वो आपकी सेवा में हाजिर रहेगा पूरा दिन। कल आपके जो आंकड़े हैं उनको आपको दुरुस्त रूप से जो है वो भेजते रहेंगे आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद।